नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हर बार मैं ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन अभय दुबे सर के साथ करता हूँ, लेकिन आज मैंने एक विशेष मकसद से और एक बहुत ही विशेष आदमी को बुलाया है। आप हैं प्रोफेसर मुख्तार खान साहब। आप बहुत सारी जगहों पे, हमारे चैनल पे भी आप सर को देखते होंगे। सर का मैं परिचय करा दूं। सर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और इस्लामिक स्टडीज पर भी बहुत सारा इनका रिसर्च है, उस पर लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मैंने इनको इसलिए खास करके इसलिए इनवाइट किया कि सर जो दो हमारे यहाँ आप देखें, दो बड़ी घटनाएं हुई पिछले 1 डेढ़ महीने में। वो हुई एक राम मंदिर अयोध्या में चंदा चोरी की घटना, और दूसरा हुआ सर ये जो पेपर लीक को लेकर के जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, और अब उसको जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, हालांकि शुरुआत उसकी कॉकरोच जनता पार्टी ने की थी। वो दोनों घटनाएं सर समझने वाली हैं, एक रिसर्च का विषय बनती जा रही हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि थी कि एनडीए में तो इस्तीफे नहीं होते हैं और रॉक हार्ड जो है वो मुझे मोदी जी डटे रहते हैं, किसी कुछ नहीं करते हैं, उनको झुकना भी पड़ा, उनका इस्तीफा भी देना पड़ा शिक्षा मंत्री से, कोर्ट से भी नरमी करनी पड़ी। फाइनली ये होगा कि अब उनके ऊपर कोई ऐसे प्यूनिटिव एक्शन भी नहीं होंगे बच्चों के ऊपर। ये सब जो घटना है, मैं शुद्ध पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से कह रहा हूं, ये आप 12 साल में जो सरकार चल रही थी, 12 साल आते आते एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में जो एक एक जो डिस्ट्रेस शुरू होता है, चाहे वो बेरोजगार हो, महंगाई हो, बहुत तरीके के डिस्ट्रेस होते हैं, उसको लेकर के आप सब क्या देखते हैं आज से इस सरकार की स्थिति कहाँ है और ये कहाँ जा रही है सरकार? ज्ञानेश जी, आपके देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा अमरीकी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस कॉल्ड मिजरी इंडेक्स कहते हैं। जी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन अगर 10% हो गया टोटल, तो कोई अमेरिका का एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट ने दोबारा इलेक्शन नहीं जीता। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो फादर थे, जॉर्ज एच बुश, जब वो जंग जीत कर आए, यानी सद्दाम हुसैन को जंग हरा दी, लेकिन वो खुद इलेक्शन हार गए, क्योंकि अमेरिका में उस ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन था वो टोटल 10% से ऊपर था। उसको हम मिजरी इंडेक्स कहते हैं। तो क्या होता है, जब महंगाई बढ़ जाती है और फिर जॉब भी नहीं होती, जो पब्लिक में जो एक किस्म से आप कह सकते हैं नाखुशगवार माहौल बन जाता है, पीपल आर अनहैप्पी, डिसकंटेंटमेंट फैल जाती है, तो उससे वो तब्दीली चाहते हैं। तो भारत में जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट एग्ज़ाम्स। ये गलत फहमी है लोगों की। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि जो यंग तबका है भारत में, जो 15 to 29, 30 की एज में, ख़ास तौर से जो पढ़ा लिखा तबका है, उनमें एक किस्म की बेबसी और मायूसी आ गई है, जिसके वजह से उन्हें लगता है कि उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको भारत में अब 90% जो जिनके पास जॉब्स है वो इनफॉर्मल जॉब्स है, और जो फॉर्मल सेक्टर है वो सिर्फ 10% है। यानी 10 में से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा हूँ जो जिनके पास जॉब्स ही नहीं है। जिनके पास जॉब्स हैं उनमें से 9 के पास ऐसे जॉब्स हैं जिसमें उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, अगर ख़वातीन हैं प्रेग्नेंट भी हो गए तो दे विल नॉट गेट प्रेगनेंसी लीव, रिटायरमेंट का कोई चक्कर नहीं है। सो दिस इज़ लाइक ए गिग इकोनॉमी बन गई है। तो आपको परमानेंटली फ्यूचर का परेशानी लगे रही। मेरे फादर वर्क इन द मिलिट्री। मैं जानता हूं कि जो लोग रिटायर हो गए हैं अभी, उनका बाद लोगों की पेंशन उनकी ओरिजिनल तनख्वाहों से ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, राइट। वो नहीं मिलेगी लोगों को 90%। तो द फ्यूचर इज दिस। दूसरी चीज़ ये है कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट सरकार कहती है कि 5% ही है, लेकिन जो पढ़े लिखे शहर में लोग हैं, यंग बच्चे हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 20 से 25% है। यानी 1 out of 4 इंडियन यूथ के पास जॉब्स ही नहीं है। जो इंडिया के जो टेक सेक्टर को ले लें आप, जो बच्चे आईटी में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनके जो फ्रेश जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, 60% से जॉब्स गिर गई हैं। अगर आप आईआईटी से भी इंजीनियरिंग करें तो जॉब्स 30% उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। फिर वो गिग इकोनॉमी में आ रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें करते हैं। और
जो बाहर जाते थे ना रास्ते, वो रास्ते भी बंद हो गए। जो अगर आप टॉप 4 मुल्क ले लें जहाँ लोग जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, पढ़ने या जॉब्स करने, वो सारे के सारे 30, 40, 50% से वीज़ास कम हो गए हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हर रास्ता बंद हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि द गवर्नमेंट डजंट सीम टू रेस्पेक्ट पब्लिक। उनकी मतलब एक तो एक वो मायूस है और दे आर फीलिंग ए लॉस ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जिस तरह से बच्चों पर लाठी चार्ज की गए, जिस तरह से उनको मारा, ना सिर्फ उनको मारा बल्कि उनको टेररिस्ट की बी टीम, फॉरेन एजेंट्स, पाकिस्तान के एजेंट्स, चाइना के एजेंट्स। मैं एक साहब आरएसएस के गुरु मूर्ति है शायद उनका नाम, वो कह रहे थे कि ये तो रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, इस तरह के इल्ज़ामात उनके खिलाफ लगा जा रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक तरह से फ्रस्ट्रेशन फैल गया है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है, इससे ये हल नहीं होने वाला है। वॉट दे नीड इज़ ए पाथवे टू द फ्यूचर। उनको यकीन आए कि हमारा मुस्तकबिल ब्राइट है। देखिए, अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं इस उम्मीद से कि आपको एग्ज़ाम पास होकर आपको या तो मेडिसिन में मिल जाएगा या इंजीनियरिंग में मिल जाएगा या आईएएस में मिल जाएगा, तो अगर आपको उम्मीद है कि द सिस्टम वर्क्स, देन आप घर में बैठ कर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, तो क्या करेंगे आप? दैट इज़ वेयर द यूथ इज़। तो भारत की सरकार का आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि हाउ टू रेस्टोर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द सिस्टम। और वो जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है जो कहते हैं कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आर पीपल ऑफ ऊंचे संस्कार, मैं जब वो पढ़ा था तो मुझे हैरत हुई, भाई आप ही के कोर्स ने इनको रेपिस्ट और मर्डरर्स करार दिया और आप कह रहे हैं ये संस्कार ऊंचे है। हमने तो शोज किए थे उसके ऊपर, हमने शोज किए थे उसके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल शोज किए थे जी। जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि दैट इटसेल्फ इज ए सिग्नल कि वो नहीं करने वाले हैं। मैंने ये मूवी पहले भी देखी है ज्ञानेश साहब, 2011 से 2013 तक मैंने मिडल ईस्ट में बहुत दौरे किए। आई वेंट टू ऑल द अरब स्प्रिंग कंट्रीज, ट्यूनीशिया गया, इजिप्ट को गया, जॉर्डन, अम्मान, मोरक्को, और वहाँ पे मैंने प्रोटेस्ट में बाकायदा दिन दिन भर एक हफ्ता रबात में गुजार दिया विद द प्रोटेस्टर्स, उनसे बात करते हुए। और उनके पास भी यही प्रॉब्लम था कि हम पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कर ली। जो ट्यूनीशिया में जो रिवोल्ट शुरू हुआ था वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद वो वेजिटेबल्स बेचने लग गया तो पुलिस ने उसको डंडे मार के, इनफैक्ट उसको एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा एंड ही फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड, वो अपने आप को जला दिए, आग लगा दी, बिकॉज इतनी मायूसी। तो वहाँ पे भी यही डिमांड था, वी वांट ए ब्राइट फ्यूचर, वी वांट आवर गवर्नमेंट टू रेस्पेक्ट अस, और वो तो खैर नहीं हुआ। तो अगर आप 15 साल के बाद अगर आप अरब स्प्रिंग को देखते हैं तो वही हालत है। आज ट्यूनीशिया में दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो मुझे ऐसा डर है कि जंतर मंतर और कायरो के और ट्यूनीशिया के प्रोटेस्ट में ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं नज़र आता। अगर आप में इसके बारे में 5 साल के बाद अगर हम बात करें तो आई होप के वी कैन से कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो तकरीबन 13 महीने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के बाहर। तो उसका मतलब उन्होंने 13 महीने तक अपना काम धाम छोड़कर, जॉब छोड़कर, इनकम छोड़कर वो प्रोटेस्ट करने आए थे। तो उनका जो इमीडिएट डिमांड था कि वो जो 3 लॉज मोदी सरकार ने पास किए थे उसको रिपील कर दिए, लेकिन उसके बाद के कोई कंडीशंस पूरे नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, इंक्लूडिंग एफआईआर्स भी वापस नहीं ली सरकार ने। अभी भी केसेस चल रहे हैं बेचारे फार्मर्स पर, राइट, 5 साल हो गए हैं। यही हाल ये बच्चों के साथ होने वाला है कि इनका इमीडिएट प्रोटेस्ट, इनका तो इमीडिएट डिमांड तो कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ धर्मेंद्र प्रसाद को रिज़ाइन करना, तो वो रिज़ाइन हो गए। एटलीस्ट फार्मर्स के तो 3 बिल्स वापस हो गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि विल द गवर्नमेंट इन गुड फेथ मेक द रिफॉर्म्स जो ज़रूरी है, या सरकार अपनी सारी एनर्जी लगाएगी एक इनको डिमोनाइज करने में, इनको डीलेजिटिमाइज करने में, इनके खिलाफ केसेस करके और इनकी कमर तोड़ने में, ताकि दोबारा ये प्रोटेस्ट ना कर सके। अगर ये दूसरी रास्ता अपनाती है सरकार तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी, थिंग्स विल बिकम मोर केओटिक और शायद वायलेंस भी फैलने लगेगा। लेकिन अगर पहला ख़दम, देखिए इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सारी दुनिया में, आबादी और यंग आबादी। अगर यही लोग बूढ़े हो गए ना तो फिर तो बर्डन बन जाएंगे रादर देन एन एसेट, क्योंकि अब
आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी यंग है, वी कॉल इट द डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं इकोनॉमीज इसको, जिसकी वजह से हमारे पास यंग बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सारी दुनिया में पॉपुलेशन कम हो रहा है, इंडिया में अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो हम ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को कैरी कर सकते हैं, हमारे पास इतने लोगों के वर्ल्ड इकोनॉमी को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही उन्हीं की अगर हम कमर तोड़ दें हमारे फ्यूचर की यूथ की, तो दिस इज गोइंग टू हर्ट इंडियंस इकोनॉमी ऑल्सो। जी सर, मुझे एक और बात समझनी है, मैं रिफॉर्म्स पे थोड़ा बाद में आऊंगा। एक चीज जो मुझे समझनी है आपसे, कि आप देखें तो जो ये सरकार है और इसका जो आईटी सेल है, या कहते हैं कि ये बहुत ही इनके बड़े बड़े पेजेस हैं, इंस्टा अकाउंट्स हैं और व्हाट्सएप का एक नेटवर्क है, इनको कुछ भी कंटेंट गलत सही एंटी मुस्लिम कंटेंट दिन भर देता रहता है, और लोग कहते हैं कि उसको अफीम की तरह चटा देते हैं और लोग बोलते नहीं हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन सर, ये जो यंगस्टर्स का ये प्रोटेस्ट हुआ, मैं वहां सर मौजूद था 2 दिन, ऐसा लग रहा था कि ये सब फेल हो गया, ये बस्ट हो गया। मोदी जी को इंस्टाग्राम पे आकर रात को 12 बजे रील बनानी पड़ रही थी। उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने मंत्रियों को सजेस्ट किया कि आप लोग इंस्टा पे आइए और बच्चों से एंगेज करिए, उनसे उनके कमेंट्स का रिप्लाई करिए। ये सब जो बबल बस्ट हुआ है, ये आप कैसे देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जरूरी नहीं है कि आप जो ये सब बनाए वो आपको सपोर्ट करें, वो आपके अगेंस्ट चली जाती है? देखिए, आज 2 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स छपे हैं, एक द प्रिंट में और एक द वायर में। वायर में जो देश पांडे साहब है, पुष्पराज देश पांडे, उन्होंने लिखा है, और द प्रिंट में आशुतोष वार्ष्णेय जो यहाँ पर प्रोफेसर है, दोनों ने ये कहा कि कल्चरल हेजेमनी बीजेपी की टूट गई है। यानी जो रोब और दबदबा था ना, कि लोग मोदी जी के ओपोनेंट्स भी मोदी जी कह रहे हैं जैसा मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये बच्चों ने सारी, क्या कहना चाहिए, जो अदब में रह के जो बात करते थे मुल्क, वो ख़त्म कर दिया है। दे हैव एक्सपोज्ड देम। जिस ज़बान में हिंदुत्ववादी दूसरों के बारे में बात करते हैं, अगर आप मोदी से डिसएग्री करते हैं, बीजेपी से डिसएग्री, तो आप इमीडिएटली एंटी नेशनल, चोर, लफंगे वगैरह हो जाए। उसी की तरह की इन्होंने दूसरी ज़बान ली है। सो देयर इज़ ए परसेप्शन कि ये एक टिपिंग पॉइंट आ गया है इंडिया की पॉलिटिक्स में। देखिए, आई थिंक कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये बच्चे हिंदू मिडिल क्लास के हैं। दिस इज़ नॉट माइनॉरिटीज़। ये सिख फार्मर्स नहीं हैं या शाहीन बाग की मुसलमान औरतें नहीं हैं जिन पे जितना भी जुल्म कर दो, मिडिल क्लास हिंदू वाज लाइक क्या करें यार, उस तरह का था। लेकिन अब ये तो इनके खुद के बच्चे हैं। मैंने मोदी को वोट डाला, ज़िंदगी भर मोदी को वोट डाला और मेरे बच्चे पर लाठी चार्ज हो गए। ये सिचुएशन इज़ न्यू। इससे घबरा गए मोदी जी कि ये दे डोंट वांट दिस टू स्प्रेड। वो नहीं चाहते कि जयशंकर के नेफ्यू आ जाए वहाँ पर। आपने एक इंस्टेंस हुआ जिसको कोई बीजेपी एमपी की बेटी ने लाइक किया, अपराजिता, हाँ, सारंगी। देखिए, उस तरह की चीज़ें वो नहीं चाहते, बिकॉज देन इट विल ब्रेक द डैम। इनका जो, देखिए, मुल्क को रेडिकलाइज कर दिया और एक तबके के हिंदी वोट को उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया। दिस इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर। देखिए, राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है टू ब्रेक द हिंदू कंसोलिडेशन, वो कास्ट को यूज़ कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम डिवाइड को वो कास्ट से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों ने तोड़ दिया। वो डिवाइड इन्होंने तोड़ दिया। दैट इज़ वाई आई थिंक जब इनको लगा कि ये मुंबई और कोलकाता, देखिए, दोनों ईस्ट वेस्ट में फैलने लगे ये प्रोटेस्ट, तब घबराए ये कि दे डोंट वांट दिस टू बिकम ए नेशनल मूवमेंट। क्योंकि एक बार मीडिया स्टडीज़ में एक लफ्ज़ है कॉल ओवरटर्न विंडो। ठीक है, अब सोचिए कि अगर मैं आपकी इस शो पे गाली दे दिया और आपने वो रख दिया, वो क्लिप को, वो पार्ट सेगमेंट आपने डिलीट नहीं की, वो रखा, और आपका चैनल को भी किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद आई गारंटी यू नेक्स्ट शो पे दूसरे साहब भी शुरू हो जाएंगे, अंदर वो खुल जाता है, तो फिर वो लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया इट बिकम्स ओके टू यूज़। ठीक है, ऐसे कई लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घुसपिटिया वगैरह डिस्कोर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जो पहले नहीं यूज़ करते थे। अमित शाह ने दीमक कह दिया, इस तरह के लफ्ज़। तो इससे क्या होता है, ओवरटर्न विंडो एक्सपैंड होते रहता है, और जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं उससे डरते थे। लेकिन ये बच्चों ने सरकार के खिलाफ, खास तौर से मोदी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ओवरटर्न विंडो को बहुत फैला दिया है कि अब हम वो चीज़ें कह सकते हैं इन द पब्लिक स्फीयर जो पहले नहीं कह सकते थे, और पीपल आर सपोज टू डील विथ इट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो था कि ना सिर्फ ये
इट वाज ए ब्लो अगेंस्ट, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल हेजेमनी ऑफ बीजेपी एंड मोदी ख़ास तौर से, बट इट इज़ ऑल्सो ए ब्लो ऑन द गोदी मीडिया। क्योंकि एकदम आप जो कॉन्ट्रास्ट जो नज़र आ रहा था कि जिस तरह से गोदी मीडिया इसको कवर कर रही थी। पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है ज्ञानेश जी, उसको कहते हैं स्टेट कैप्चर। तो इलेक्शन जीतना एक चीज़ है, देखिए कांग्रेस भी इलेक्शन जीतती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस है उसको कैप्चर नहीं किया। लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा वेपन है जो कांग्रेस या किसी पार्टी के पास नहीं है, और वो है आरएसएस। तो उन्होंने आरएसएस के थ्रू जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, उसको कैप्चर कर लिया है। तो अगर लेट्स से कि कांग्रेस इलेक्शन जीत के भी आती है, तो ये सारे ब्यूरोक्रेसीज में क्या कांग्रेसी थोड़ी रहेंगे, ये वही पुरानी पार्टी वाले, पुराने आइडियोलॉजी के लोग बैठे रहेंगे। सरकार में पास है लॉ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी विल नॉट डू दैट। इसलिए अमेरिका में क्या होता है, जब नया प्रेसिडेंट आता है, हर ब्यूरोक्रेसी में ऊपर के 5 लोगों को निकाल देते हैं, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये दीज आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, जैसे आईएएस, आईएफएस। तो अगर आईएएस, आईएफएस में अगर आरएसएस की आइडियोलॉजी आ जाती है, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा, मिनिस्ट्रीज तो वैसे ही चलेंगे। तो बीजेपी ने ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसीज को कैप्चर किया, थोड़ा बहुत आर्मी को भी कैप्चर कर लिया है, बट ऑल्सो मीडिया को तो टोटल, आप इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, और जुडिशरी में भी आप जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने 22 जुलाई को कहा मेरे पास वक्त नहीं है वीडियोस देखने के लिए, मेरा वक्त ज़ाया मत करो, अपना भी वक्त ज़ाया। ही डिडंट केयर के बच्चों पे लाठी मारी जा रही थी। दिस इज़ विद इन ए फ्यू आवर्स। देखिए संसद मार्च के थोड़े घंटों के बाद उन्होंने कहा कि फिर 27 को वो रिवर्स हो गए, क्योंकि इनको ऊपर से ओके मिल गया कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्नॉलेज। और ये आई थिंक दिस इज़ ए वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम मोदी, क्योंकि उससे क्या हो गया है, ये बच्चों का जो यूफोरिया आ गया कि हम जीत गए, इज़ एक्चुअली देयर बिगेस्ट थ्रेट। उनके लिए सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये सोचना कि वो जीत गए, क्योंकि वो नहीं जीते। अभी एक ही लाइक ए पॉन को सैक्रिफाइस किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और मुझे लगता है कि उसको कहीं दूसरी जगह बाद में आ जाएंगे। उनको पर्क्स चाहिए था ना, वैसे भी ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। वो इलेक्शन के हीरो हैं, बीजेपी को जिताते हैं इलेक्शंस, इसलिए उनको ये मिनिस्टर फॉर विनिंग इलेक्शंस ऐसी तो पोस्ट है नहीं इंडिया में, वरना वो दे देते धर्मेंद्र प्रधान को वो। बट आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं और एक अमेरिका की एक मिसाल देता हूँ। 2008 में हमारे पास एक बहुत बड़ा इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ और ओबामा जीत गए। ओबामा इसलिए जीते कि 19 साल के बच्चे आके वोट डाले, बहुत सारा। लेकिन 2010 में 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन में वो बच्चे वोट डालने नहीं है, तो रिपब्लिकन्स ने दोनों हाउस जीत गए, और उसके बाद आइंदा 6 साल तक उन्होंने पार्टी ऑफ नो बन गए थे। वो जो भी एजेंडा ओबामा लेकर आते वो नो 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 कर। तो ओबामा की 8 साल की प्रेसिडेंसी में जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, वो पहले 2 साल के हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ, जब उनके पास कांग्रेस थी और सेनेट था। फिर 2014 में बच्चे फिर आके वोट डाले, 12 में वो जीत गए ओबामा दोबारा, और 2014 में वो बच्चे फिर नहीं शो अप करे, तो फिर वही बुरा हाल हो गया उनका। तो दीज किड्स, क्वेश्चन ये, कैन दे सस्टेन द प्रेशर, ये सवाल है। क्या वो मुसलसिल मतलब एक्सीलेटर पे पांव दबाकर रखे प्रेशर सरकार पे कि देखिए, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी अरेस्ट जो हुए हैं उस पे सरकार ने दगा दे दिया इनको, क्योंकि जो अग्रीमेंट हुआ था 4 चीज़ें जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की। पहला तो था कि हम होम एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करेंगे, वो हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सारे FIRs वापस लेंगे, और जितने बच्चों ने प्रोटेस्ट किए उसके ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं होंगे, फैमिलीज़ को पैसे देंगे। वो फार्मर्स का केस जाके अब देखें आप, उन्होंने बहुत कम लोगों को पैसे दिए हैं, और वो भी सिर्फ जो पंजाब की स्टेट ने दी हैं। हरियाणा के जो स्टेट देना था उन्होंने पैसे नहीं दिए, मेन सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दी ही नहीं पैसे। तो वो जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट में मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को मुआवजा नहीं मिला। तो अभी तक तो मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला कि ये जो 21 बच्चे मरे हैं, सुइसाइड किए, उनको मिला या नहीं मिला। और इट्स नॉट वेरी बिग, इट्स 1 करोड़ है, वो तो अदानी की जेब को ऐसा उल्टा करो पैसे झड़ जाएंगे उनके पॉकेट में से। 21 करोड़ इज़ नथिंग, दे कैन ईजिली गिव इट, बट दे हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें पे फॉलोअप होगा। और इनके पास क्या है उसके लिए?
आई मीन व्हाट विल दे डू? इट्स नॉट ए पार्टी कि पार्टी का ऑफिस हो या लॉयर्स हो। सो एक ही इनके पास वेपन है कि वो सड़क पे आए, तो क्या वो बार बार आ सकते हैं इस लेवल नहीं, मोटिवेशन से? जी मैं सर वही आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी नाम का एक प्रेशर ग्रुप बना है। जी कल कपिल सिब्बल साहब ने भी 1 करोड़ रुपए दिए हैं, और जी हाँ कपिल सिब्बल साहब थे तो मैं मानता हूं कि लीगल एड वगैरह भी मिलेगी अगर किसी के साथ जेबल होगी किसी को तो। अ, आपको लगता है कि प्रेशर ग्रुप सस्टेन करेगा या आगे भी कुछ ऐसे ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करेगा, या इवेंचुअली आपको लगता है कि मोदी जी इतने काबिल हैं कि उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करा देंगे, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ बीजेपी में ही आ जाएंगे, कुछ कहीं चले जाएंगे? इस सीजेपी के फ्यूचर को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, सीजेपी इस वक्त एक मूवमेंट है, लेकिन इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, ये याद रखेंगे। जिस दिन वो पार्टी बनेगी, क्या उस दिन राहुल गांधी उनके साथ खड़े रहेंगे? विल ही शेयर सीट्स विद सीजेपी? विल समाजवादी पार्टी शेयर सीट्स विद, उनके सीटें कम हो जाएंगी। जब वो पार्टी बनेगी, इनके सारे ऑपोजिशन एलाइज विल नॉट बी एलाइज एनी मोर। ये चीज़ वेरी क्लियर है। और इट इज़ वेरी क्लियर टू मी के एज लॉन्ग एज दे रिमेन ए मूवमेंट, वो ऑपोजिशन के लिए एक एसेट है, और ऑपोजिशन पार्टीज उनके लिए एसेट है जी। बट अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, तो एक उनको नहीं जानते, दे डोंट नो हाउ टू डू दिस, बिकॉज दे नीड टू हैव एन इंस्टीट्यूशन। इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जो ग्राउंड गेम हम कहते हैं ना, वो ग्राउंड गेम बहुत अलग है। देखिए, जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे, आई थिंक महाराष्ट्र में और दूसरी जगह, देयर वाज लॉट ऑफ दीज अजम्पशंस के मतलब कांग्रेस जीत जाएगी, एंड देन पीपल वेर शॉक्ड के हार गए, बिकॉज द ग्राउंड गेम नहीं था। महाराष्ट्र में 2024 में कहते हैं कि आरएसएस ने बीजेपी की मदद नहीं की, लेकिन वापस आके महाराष्ट्र के इलेक्शंस में आरएसएस ने कुछ कई हज़ारों मीटिंगें की, एंड दे हेल्प देम। तो वो ग्राउंड गेम क्या सीजीपी के पास है टू हैव एन इंस्टीट्यूशन? क्या उनके पास उतना पैसा है टू कम्पीट? सो इट इज़ नॉट समथिंग, और वो रीजनल भी नहीं है ना। तो या तो आप नेशनल पार्टी हो, या एक रीजन में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट्स हो, जैसा कि ओवैसी हैदराबाद में है, या समाजवादी पार्टी यूपी में है। ऐसा रीजनल प्रेजेंस भी नहीं है, तेलुगु देशम जैसा आंध्र प्रदेश। सो आई थिंक अगर वो ट्रांजिशन करते हैं टू पॉलिटिकल पार्टी, तो आई थिंक दे विल डिसअपियर, और खुद उनके, ना सिर्फ बीजेपी उनकी दुश्मन बन जाएगी, सारे ऑपोजिशन पार्टीज भी उनके खिलाफ ही हो जाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दे रिमेन एज ए मूवमेंट। और अब तो फिर सवाल उठता है कि इनके इंडिविजुअल लीडर्स की फ्यूचर क्या है? अभिजीत जीत के क्या करेंगे? खाली लीडर बन के बैठेंगे? वो मतलब वो अन्ना का जो प्रोटेस्ट था तो सो दैट इज़ द थिंग। और फिर यू कैन सी के बैकलैश बहुत तेज़ी से आ रहा है। मतलब एक तो एक बजरंग दल, मैं सुना दिल्ली में आज इतनी पिटाई कर रहे हैं, वो सड़कों पे मार रहे हैं स्टूडेंट्स को, पुलिस कुछ नहीं कर रही। दूसरी हिपोक्रेसी के एक्यूजेशंस हो रहे हैं कि भाई पंजाब में भी एग्ज़ाम्स लीक हुए, आपने पंजाब में आम आदमी पार्टी, सो दे आर गोइंग टू टाई इन द होल मूवमेंट टू से कि ये आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन है, which is also not good, उनकी legitimacy चले जाएगी। So what they really need is a very wise leadership, और ये बच्चे हैं, याद रखें। So that is my fear कि ये fizzle out हो जाएगा। देखिए, ये पहली मेजर, ये तीसरा मेजर प्रोटेस्ट है। एक वो शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट तो खैर वो सरकार को बचा लिया बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन फार्मर्स का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, अब ये स्टूडेंट्स का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। वेरी सिमिलर, सुइसाइड रेट्स हाई, फ्यूचर वेरी वीक, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। और इन सारी चीज़ों में एक और चीज़ ये हो रही है कि लोग हैव नॉट फुली रियलाइज कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का थोड़ा भांडा फूट गया है। अब कोई नहीं कहते फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम चौथी है, अभी छठी हो गई है भारत की इकोनॉमी। एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं, जॉब्स का सिनेरियो, और अगर एआई के वजह से हुआ तो इंडिया का जो मेन कोर है विच इज़ आईटी एक्सपोर्ट्स वगैरह, वो दैट विल बी हिट। तो हाउ इज़ द गवर्नमेंट गोइंग टू मैनेज दिस? और मुझे लगता है कि आइंदा 1-2 साल इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्राइंग इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। बिकॉज जब मैं अरब स्प्रिंग की तरफ देखता हूँ, तो जितने भी मुल्कों में अरब स्प्रिंग आया, वहाँ पे डेमोक्रेसी के बजाय और ज़्यादा अथॉरिटेरियन स्टेट्स आ गए।
मुबारक जी लुक्स लाइक अ बच्चा कंपेयर टू सीसी और ट्यूनीशिया का बुरा हाल हो गया है। तो ये इस तरह के प्रोटेस्ट को कंट्रोल करके 2029 का इलेक्शन जीतने के लिए इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि भारतीय जनता पार्टी विल बिकम मोर एग्रेसिव, मोर अथॉरिटेरियन। और जैसा एसआईआर वगैरह नए नए चीज़ें आ रही हैं, ये सारे के सारे वोट सप्रेशन का है। मैं एक बात याद दिला देता हूँ आपको, अगर आप जाके तीनों इलेक्शन देखें जो मोदी जी ने जीते हैं, 40% वोट कभी नहीं मिला उनको। 36, 37, 37 वहीं पे है। यानी पिछले 14 साल की उनकी अचीवमेंट है कि 2% भी उनका वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा नहीं मुल्क में। सो देर इज स्टिल 60+ % पीपल हु डोंट वोट फॉर बीजेपी। अब ये 60+ % के हाउ टू डिफीट देम, एक तो उनको डिवाइड कर दें इसलिए कि 3 पार्टी 4 पार्टीज लड़ रहे हैं, और दूसरा है वोट सप्रेशन, कि इनको वोट ही ना देने दे। और उस तरह के अथॉरिटेरियन टेक्निक्स आ सकते हैं अगर मोदी सरकार डर जाती है बाय सीजेपी। अगर वो अंडर एस्टिमेट करती हैं सीजेपी को, देन देयर इज सम होप इन 2029। जी नहीं सर, क्या है कि जो आपने इकोनॉमी की बात की, हो क्या रहा सर यहाँ पे जो मैं फील कर रहा हूँ, ये सरकार डेली बेसिस पे सिर्फ इस बात को लेकर के मैनेज कर रही है कि कैसे भी हेडलाइन मैनेज करो, सरकार में टिके रहो, इलेक्शन आ रहा है इलेक्शन जीतो। उसका जो आप एक टूल बता रहे हो, उसका एक नया बड़ा टूल आ रहा है डिलिमिटेशन, जहाँ की जी सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसका नया डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा किया जाएगा, हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी छोटे छोटे कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी जो असम में किया है। हो क्या जी रहा, सारा टाइम जो रूलर्स हैं मोदी और अमित शाह, इनका सारा टाइम इसमें ही जा रहा है, जी कौन सी नई खबर आई इसको कैसे दबाओ। खैर एक सर मेरा आखिरी सवाल जो सर, जैसे आपने कहा कि जो बच्चे हैं सीजेपी लीडर्स, इनकी तो कोई डिमांड ही नहीं थी, इन्होंने जी बहुत ही छोटी बात मांग की थी जी कि हाँ इनको जी रिजाइन करवा दीजिए। और फैक्ट बात यह है कि जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा था मोदी जी इस पर जिद क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी मांग है, रिजाइन करिए किसी और को बना दीजिए, फर्क क्या पड़ता है। खैर अब क्या हो रहा है सर कि ये तो गए, ये मूवमेंट तो अभी फिलहाल रुक गया है। राहुल गांधी एक तरफ दूसरा मूवमेंट चला रहे हैं, वो एक छात्रों का गुज नाम का एक प्रोग्राम चलाते हैं, जहां पे कि वो जाते हैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझाते हैं कि देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम या जो हमारा जो सिलेक्शन सिस्टम है वो एक्चुअली रिजेक्शन सिस्टम है। इतना 0.001% लोग आईएएस में होंगे, इतने लोग आईआईटी में जाएंगे, इतने लोग इंजीनियर बनेंगे, इतने लोग डॉक्टर बनेंगे। वो एक नया मूवमेंट चला रहे हैं। अब इधर से दूसरी तरफ क्या है कि मान लिए कि 2029 में सरकार चली भी जाती, तो जैसा आपने कहा कि ज्यूडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, चपरासी से लेकर वाइस चांसलर तक, प्रोफेसर तक, सब कुछ आरएसएस के लोग जानबूझ जी। के भरे गए हैं। अगर ये सत्ता बदल भी जाती है तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट ये इस सरकार से मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई रिफॉर्म का कोई इसका विजन है भी या कर भी पाएगी। मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जब भी आए संभव है इस इतने बड़े देश में, गिवन द कंडीशन कि ये सारे लोग सिस्टम में रहेंगे, आप बहुत लोगों को फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे अंटिल कि आप 40 साल सत्ता में रहें और ये धीरे धीरे करके ये लोग रिटायर हो जाएं और तब आप एक नया सिस्टम बनाएं। ये संभव है सर कि हमारे यहाँ कोई एजुकेशन रिफॉर्म आ पाएगा अगले 10-5 सालों में? देख, आपको पता है 2 लाख स्कूल बंद हो गए। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इट टेल्स यू कि इलिटरेसी ना बढ़ जाए इस मुल्क में। जो डेवलपमेंट मॉडल होता है ना ज्ञानेश जी, वो सिंपल है मॉडल। आदमी खेत से इंडस्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, फिर फैक्ट्री से ऑफिस में आता है। सो बेसिकली एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, ऐसी ग्रोथ है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज ले लें जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी है, 80% सर्विसेज करते हैं बस, 4-5% एग्रीकल्चर, 10% मैन्युफैक्चरिंग में है। इंडिया में पिछले कोविड के बाद उल्टा हो गया है, लोग गांव जाने लगे हैं। पीपल लॉस्ट जॉब्स इन सर्विसेज, सो दे वेंट टू फार्मिंग। तो डेवलपमेंट वाइज वो रिवर्स जा रहे हैं, और ये सारे के सारे यूथ है। तो राहुल गांधी ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की जिसके बारे में योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। ये जो आपने कहा ना, कैप्चर हो गए सारे के सारे इंडस्ट्रीज, अगर वो जीत भी गए तो काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो जीतेंगे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ टू बी रेजिस्टेंस। ये लफ्ज़ यूज़ किया था, अगर आपको याद है, 10-12 मिनट की स्पीच थी। और वो प्रोफेटिक साबित हुई क्योंकि सीजेपी ने प्रूव कर दिया वो
कि रेजिस्टेंस इज द नेक्स्ट, द ओनली वे यू कैन फेस बीजेपी एंड मोदी का चैलेंज रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप पावर में आ गए तो आप रेजिस्ट कैसा करोगे? सड़क पे तो नहीं आ सकते आप, पार्लियामेंट में बैठे बैठे आप सड़क पे नहीं आ जाएंगे। तो अगर वाकई में रिफॉर्म, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये जो मोमेंटम है आपके पास कल्चर का, अगर मैं 2024 के इलेक्शन में देख रहा था, ख़वातीन कह रहे थे कि सिलेंडर अगर 50,000 रुपये का भी हो गया तो मैं मोदी जी को ही वोट डालूंगी। तो शी वाज सेइंग कि गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस के लिए नहीं डाल रहे हैं हम वोट, कल्चरल रीजंस के लिए, आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए हम वोट डाल रहे हैं। तो ये जो उसका जो इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, उसका वज़न इतना बढ़ना चाहिए कि लोग तंग आ जाए। और फिर उस पर, जैसा ये स्टूडेंट्स तंग आ गए हैं, फ्यूचर उनका इतना ब्लीक लग रहा है कि वो मार खाने के लिए तैयार है। वो लड़का जो खड़े रह के कह रहा था मारो मुझे, इज ए सिंबल ऑफ द यूथ का जो डिस्पोंडेंस है। तो पब्लिक है जो, द प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि जो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास है, विच ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कोइंसाइड्स विद द अपर कास्ट, ये जो ओवरलैप है ये मज़े में है फिल वक्त, बिकॉज दे हैव द गवर्नमेंट जॉब्स, दे हैव कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब्स, इनकी इकॉनमी बढ़ रही है। हम जब कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, तो यही लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो ये नहीं पलटेंगे अनलेस उनका फ्यूचर ब्लीक हो है। एंड सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि अगर मोदी सरकार और स्टेट्स इतने गलतियां करें कि इट बिकम्स ऑब्वियस कि द इकॉनमी इज़ नॉट as good as people say it is, मतलब 90% भारतवासियों को तो अंदाज़ा हो गया होगा कि देखिए देयर इज़ ए रीज़न वाई हमारी जीडीपी पर कैपिटा नहीं बढ़ रही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 120 रैंक्ड है। तो आई थिंक कि अगर 2029 में अगर राहुल गांधी जीत भी जाते या ओपोजिशन में कोई आ भी जाता है, तो उनका फर्स्ट काम ये होगा कि जो डिक्लाइन हो रहा है इस पर ब्रेक लगाएं, ना कि रिफॉर्म कर सकें। दे हैव टू सर्च ब्रेक, एंड अगर उसको अगर वो फ्लैट आउट भी कर दे तो इट विल बी ए बिग अचीवमेंट, बिकॉज द कंट्री इज गोइंग डाउन। मतलब इसलिए देखिए जब मोदी अब जाके अवार्ड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, देयर आर नो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, अगर आप जो बात कर रहे हैं। सो आई थिंक कि द कंट्री के लिए आइंदा 2-3 साल आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। और उसमें एक ऑपोजिशन का फेलियर भी है। देखिए ऑपोजिशन की थिंक टैंक नहीं है, एक ऐसी थिंक टैंक नहीं है जो आर्टिकुलेट, सिवाय राहुल गांधी के बहुत कम लीडर्स मैक्रो लेवल पे बात करते हैं कि ये देखिए हमारा इतना नुकसान हो रहा है, वरना बाकी सारे पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, पॉलिसी पे नहीं बात करते हैं। आई थिंक द ऑपोजिशन नीड्स ए प्रॉपर थिंक टैंक जिसमें वो बताएं कि क्यों हम लोग परेशान हैं मोदी सरकार की पॉलिसी से, क्यों उनकी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी पर परेशान हैं। देखिए आपने पिछले 30-40 साल में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ में, 3 कह सकते हैं आप, 2.5 इंडस्ट्रीज़ में इंडिया हैज़ डन वेरी वेल। एक आईटी है, दूसरा डायमंड्स की वो ज्वेलरी में इंडिया इज़ नंबर 1 नाउ, और तीसरा आप फार्मेसी में कह सकते हैं, बिकॉज अमेरिकन ख़रीदते हैं इंडिया से बहुत ज़्यादा सस्ते फार्मेसी। बट ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इट इज़ नॉट डूइंग रिसर्च। अब आईटी में देख ले, इतना धूम हुई आईटी में, लेकिन एक मेजर चीज़ दुनिया में आप नहीं बता सकते जो भारत से आई है। जैसा मैं आपको टिकटॉक बता सकता हूँ चाइना से, डीप सीक एआई में, या पुरानी आईटी में और नए आईटी में, दोनों में आपको इमीडिएटली चाइना की चीज़ें बताता हूँ। बाकी सारी अमेरिका से ही आ रहे हैं, वेदर आप फेसबुक ले लें, यूट्यूब ले लें, या चैट जीपीटी ले लें, क्लॉड, हर चीज़ यहीं से आ रहा है, इंक्लूडिंग द हार्डवेयर एनवीडिया से आ रहा है, राइट। तो इंडिया ने जो उसका मेन चीज़ें थी उसमें वो दे हैव नॉट इनोवेटेड, और उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, कि क्योंकि अभी भी अटप पे चल रहा है मुल्क, नॉट ऑन इनोवेशन। अटप और इनोवेशन में बहुत फ़र्क है। देखिए दैट इज, एआई इज इनोवेशन। चैट जीपीटी को लेके थंबनेल बनाना वो अटप है। सो अटप में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम यानी चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चैट जीपीटी बना नहीं सकते। एंड दैट इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग। जब तक वो नहीं करेंगे हम, द इकोनॉमी इज़ नॉट गोइंग टू मूव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। देखिए दैट्स द प्रॉब्लम। अभी तो वो एसेट है क्योंकि उससे जीडीपी बड़ा लगता है हमारा, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 1.5 बिलियन की आबादी है। लेकिन ये जब 1.5 बिलियन के लोग 60-70 के हो जाएंगे तो फिर
एक बहुत बोझ बन जाएंगे मुल्क के वेलफेयर सिस्टम पर। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक द ऑपोजिशन को एक ऐसी थिंक टैंक बनाना चाहिए जो डे टू डे पॉलिटिक्स में ना जाए। जैसा अरे मोदी ने ये कह दिया, कल ये कहा था, आज ये कहा, आई मीन दैट इज़ फाइन, वो हमारे लिए छोड़ दें, वो यूट्यूब पे हमको व्यूज़ मिलते हैं। बट व्हाट दे नीड टू डू इज़ टू थिंक लॉन्ग टर्म, और वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग ऑपोजिशन से बहुत कम नज़र आ रही है। एटलीस्ट मोदी के साथ यू कैन सी द लॉन्ग टर्म थिंकिंग उनकी है, हाउ टू कीप मोदी इन पावर। वो अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, नॉट हाउ। इनफैक्ट जो मैं पिछले एक साल से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत की एंटायर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया को प्रमोट करने के बजाय मोदी को प्रमोट करती है बाहर, विद द होप ऑफ प्रमोटिंग हिम एट होम। तो उधर वेस्ट हो रही है एनर्जी। बट आई थिंक द ऑपोजिशन नीड्स टू कम अप विद बिग आइडियाज, फिर उसको कम्युनिकेट करें। ऑन मोस्ट इश्यूज राहुल गांधी अकेले नजर आते, इवन शशि थरूर उनके साथ ऑन द बिग आइडियाज। हालांकि लिखते इतना है, उन्होंने अभी एनडीटीवी के लिए एक पीस लिखा जिसमें एडवाइस दे रहे हैं नए होम मिनिस्टर को, वो जो कमेटी जो बनाई है मोदी जी ने। बट आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट द ऑपोजिशन नीड्स टू डू, इज प्रोड्यूस बिग आइडियाज एंड पुश इट टू द मैसेस। जी, उम्मीद है कि राहुल गांधी ऐसे लोग जरूर अपने पास बुलाएंगे जो कि उनको सच में पॉलिसी पे एडवाइस कर सके हम। अदरवाइज तो अपोजिशन में सच, और अपोजिशन में सर रीजनल पार्टीज हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। मोदी से लड़ना है तो कांग्रेस को ही लड़ना होगा। सर आज का टाइम हो गया है, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको, मुझे एटलीस्ट दर्शकों को ये बहुत ही डिटेल में समझाने के लिए। और हम आपसे सर फिर बात करेंगे, और आपके बाकी शोज हमारे दर्शक रेगुलर देखते रहते हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत सीखने को मिलता है सर। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।